उस साल जब ठंड ने इंसानों की हिम्मत तोड़ दी थी, जब अलाव बुझ चुके थे और इंसानियत कांप रही थी, गांव में बर्फ जैसी हवाएं चल रही थीं, लोग घरों में कैद थे, ठंड ऐसी थी कि सांस लेना भी बोझ लग रहा था। देखो जी, ठंड इतनी पड़ रही है, बच्चे भी कांप रहे हैं। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कुछ तो करो। जानता हूँ अनीता, बच्चों की जितनी चिंता तुम्हें है उतनी मुझे भी है, पर मेरे हाथ खाली हैं और मैं खाली हाथ क्या ही कर सकता हूँ। अब ये कंबल ठंड नहीं रोक पाता। वैसे ही ये कंबल 5 साल पुराना है और पूरा कंबल फटा हुआ है। मैं एक नाकाम बाप हूँ, अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अरे हाँ, मुझे याद आया, कुछ दिन पहले गोविंद को 300 रुपए उधार दिए थे। जाओ उससे 300 रुपए ले आओ। ठंड से कांपता हुआ बलदेव उधार दिए हुए पैसे मांगने गोविंद के घर चल देता है। ठंडी हवाएं चल रही थीं, चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। ठंड से कांपता हुआ बलदेव गोविंद के घर पहुंच जाता है। अरे बलदेव भाई, इतनी ठंड में यहाँ कैसे? कोई बात हुई है क्या? परेशान लग रहे हो। नहीं भाई, कोई बात नहीं हुई है। दरअसल मैं पैसे लेने आया हूँ। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, अगर पैसे दे दो तो बच्चे ठंड से बच जाएंगे। बलदेव, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ठंड इतनी पड़ रही है, कहीं काम ही नहीं चल रहा है। खेत भी बर्फ से ढके पड़े हैं। अरे सुनो, 500 रुपए रखे हैं, उसमें से दे दो। बच्चों की ठंड का सवाल है, हमारी वजह से किसी के बच्चे मुसीबत में ना रहें। और गोविंद बलदेव को कुछ पैसे दे देता है। ठंड में कांपता हुआ बलदेव पैसे लेकर कंबल की दुकान पर चला जाता है। अंकल जी, मुझे सस्ते दामों में एक कंबल दिखा दीजिए, घर पे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अरे भाई, ये शहर की सबसे बड़ी दुकान है, यहाँ सस्ते कंबल नहीं मिलते। यहाँ 500 से कम कोई कंबल नहीं है। मेरे पास 300 रुपए है, 200 रुपए उधार कर लीजिए, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। बच्चों की ठंड का सवाल है। अगर पूरे पैसे नहीं हैं, तो कंबल नहीं मिल सकता। हम कंगालों को उधार नहीं देते। बलदेव को उधार कंबल नहीं मिलता है और वह उदास होकर दुकान से लौट आता है। बलदेव रास्ते भर सोचता रहता है, बच्चों का क्या होगा। उसे एक कांपता हुआ और फटे कपड़ों में सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बलदेव बूढ़े आदमी के पास जाता है और पूछता है, अरे बाबा, इतनी ठंड में आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और कोहरा भी पड़ रहा है। घर पे जाओ, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बेटा, मेरा ना तो घर है और ना मेरा परिवार। मैं अकेला हूँ। 2 साल पहले मैंने सरपंच से पैसे ब्याज पर लिए थे। पैसे में चुका नहीं पाया, उसने मेरा घर छीन लिया। बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये लो 100 रुपए और कुछ खा लेना। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, अब मैं पेट भर खाना खा सकूंगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी और बलदेव अपने अपने रास्ते चल देते हैं। बलदेव घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी अनीता पूछती है, कंबल कहाँ है? आप तो कंबल लेने गए थे, फिर क्या हुआ? क्या गोविंद ने पैसे नहीं दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गोविंद ने पैसे तो दे दिए, लेकिन 300 रुपए में कोई कंबल नहीं मिला और दुकानदार ने पैसे उधार करने के लिए मना कर दिया। तो अब हमारे बच्चों का क्या होगा? गांव में ठंड से बहुत बच्चे मर चुके हैं, जल्दी ही कुछ करना होगा। तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और एक बूढ़ी औरत घर में आती है और बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। अनीता घर में
कुछ खाने को हो तो माँ जी को दे दो। अनीता रोटी लेने के लिए चल देती है। अनीता देखती है प्लेट में सिर्फ एक रोटी रखी थी। अनीता वह एक रोटी लाकर माँ जी को दे देती है। बेटी, भगवान तुम्हारा खूब भला करे। मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। भले ही एक रोटी है, कुछ तो भूख मिटेगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत वापस चल देती है। एक दिन बलदेव काम की तलाश में बाहर घूम रहा था। तभी उसे रामू काका दिखाई देते हैं। चाचा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? घर में कुछ खाने को नहीं है और बच्चों के लिए कोई कंबल नहीं है। नहीं बेटा, अभी तो कुछ काम नहीं है। बर्फ इतनी पड़ रही है, खेत भी बर्फ से ढक चुके हैं। खेत में भी कोई काम नहीं है। इतना कहकर बलदेव और रामू काका अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बलदेव परेशान होकर घर आ जाता है। बलदेव बहुत ही परेशान था। तभी अनीता पूछती है, सुनो जी, कोई काम मिला या नहीं? ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, कहीं काम नहीं मिला। सबके खेत बर्फ से ढक चुके हैं। किसी के खेत में भी काम नहीं मिला। अनीता ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है, तो क्या हम अपने बच्चों को यूं ही मर जाने दें? उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जल्दी ही कोई काम ढूंढ लूंगा। बच्चों को कपड़े ले आऊंगा और कंबल भी ले आऊंगा। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। एक दिन बलदेव उदास होकर ठंड में अकेला बाहर बैठा हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बलदेव ठंड से कांप रहा था। तभी बलदेव के पास एक साधु आता है। साधु बलदेव से कहता है, बेटा, इतनी ठंड पड़ रही है और तुम बाहर बैठे हो। तुम तो परेशान भी लग रहे हो। अगर कोई बात है तो बताओ। महाराज, घर में खाने को नाज नहीं है। इतनी ठंड में बच्चों को मैं एक कंबल भी नहीं लाकर दे सकता। मैं कैसा बाप हूँ। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम एक अच्छे बाप हो। जल्दी ही तुम्हारे ऊपर से सारी मुसीबतें टल जाएंगी। कैसे टलेंगी महाराज? ठंड में कहीं काम भी नहीं मिल रहा। बच्चे भूख से मर रहे हैं। चिंता करने से किसी भी परेशानी का हल नहीं होता है। अब घर जाओ, ठंड में तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। बलदेव जब घर आता है तो उसकी पत्नी उसे एक सोने का कड़ा देती है और कहती है, लो, ये मेरा कड़ा ले जाओ और इसे सुनार के पास ब्याज पर रख देना और कुछ सब्जियां ले आना। बलदेव सोने का कड़ा लेकर सुनार के पास चल देता है। भाई, तुम मेरा ये सोने का कड़ा रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। घर पर बच्चे भूखे हैं। सोने के कड़े के बदले पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ब्याज लगेगा। भाई, लगने दो ब्याज। बच्चों की भूख से बढ़कर कुछ नहीं। इतना कहकर बलदेव सोने का कड़ा देकर और पैसे लेकर लौट आता है। बलदेव पैसे लेकर सब्जी लेने बाजार की ओर चल देता है। भाई, 1 किलो आलू और 1 किलो मटर और आधा किलो टमाटर कर देना और कुछ मसाले भी का देना। 2 मिनट रुको भाई साहब, मैं अभी कर देता हूँ। और बलदेव सब्जियां लेकर घर की तरफ चल देता है। तीन दिन में पहली बार बलदेव के घर चूल्हा जला। एक रात राजा के यहाँ चोरी हो जाती है और चोर आगे आगे भाग रहे थे और सिपाही उनका पीछा कर रहे थे
लेकिन उस रात बलदेव की किस्मत जाग रही थी। अरे भाई, इस पोटली को जल्दी कहीं छिपाना पड़ेगा। ये सिपाही तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। सही कहते हो, इस पोटली को इस घर में छिपा देते हैं, बाद में निकाल लेंगे, वरना हम भागते भागते पोटली को खो देंगे। धीमे धीमे पैरों से दोनों चोर बलदेव के घर में घुस जाते हैं। चोर पोटली को बिस्तर पर ही रख देते हैं। जब सिपाही चले जाते हैं तो चोर भी वापस लौट जाते हैं और वे अपनी पोटली लेना भूल जाते हैं। जब बलदेव सुबह सोकर उठता है तभी उसकी नजर सोने की पोटली पर जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे अनीता, इधर आना जरा। ये सोने से भरी पोटली किसकी है? जब अनीता आकर उस पोटली को देखती है तो वह दंग रह जाती है। अरे किसी की भी हो, हमें क्या, इसे हम अपने पास रख लेते हैं। वैसे भी हम बहुत गरीब हैं, इससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। नहीं, ऐसा करनी उचित नहीं है। ये हमारी पोटली नहीं है और हम इसे अपने पास नहीं रख सकते। मैं इसे राजा को ले जाकर दे दूंगा। जिसकी भी होगी, राजा उसके पास पहुंचा देंगे। ऊपर वाले ने इतना बढ़िया तोहफा हमें दिया है और तुम इसे राजा को देना चाहते हो? भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हम ईमानदार हैं। हम इस पोटली को नहीं रख सकते। और बलदेव उस पोटली को लेकर महल की तरफ चल देता है। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, लेकिन बलदेव अपनी ईमानदारी के साथ सोने की पोटली को लेकर चलता रहता है। चलते चलते बलदेव महल पहुंच जाता है। हे सज्जन, इतनी ठंड में आपका हमारे पास आने का क्या कारण है? सब कुछ कुशल तो है? हाँ महाराज, सब कुशल है। मैं तो बस ये सोने की पोटली देने आया था जो मुझे मेरे घर पर मिली थी। पता नहीं किसकी है। तो ये पोटली तुम्हारी नहीं है क्या? नहीं महाराज, ये पोटली मेरी नहीं है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मैंने तो कभी इतना सोना कभी देखा भी नहीं। हम आपकी ईमानदारी को देखकर प्रसन्न हुए। ये सोने की पोटली हमारी ही है जो कुछ दिन पहले चोरी हो गया था, लेकिन अब ये इनाम के तौर पर तुम्हें दी जाती है। बलदेव महाराज का शुक्रिया अदा करके खुश होकर वापस घर लौट आता है। बस कुछ ही दिनों में बलदेव एक आलीशान घर बना लेता है और अब उसके बच्चे और बलदेव खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में लाइक भी करते जाना। हमारे चैनल पर हर रविवार को वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।